15 अगस्त 1947 इंडिया जागा आजादी के साथ। ये एक ऐसा पाल था जो हिस्ट्री में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। सदियों से चले आ रहे कॉलोनियल रूल का अंत हो गया था। देश आजाद था, लेकिन आगे का रास्ता मुश्किलों से भरा था। पार्टीशन के जख्म गहरे थे, इकोनॉमी की हालत खराब थी और लाखों लोग बेसिक नेसेसिटीज के लिए जूझ रहे थे। फिर भी हवा में एक उम्मीद थी, एक विश्वास था एक बेहतर कल के वादे पर। इंडिया के फाउंडिंग फादर्स महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में देश के पुनर्निर्माण के लिए एक महत्वाकांक्षी यात्रा शुरू की। उन्होंने एक मॉडर्न, डेमोक्रेटिक और सेक्युलर इंडिया का सपना देखा था, जहां हर नागरिक को इक्वल राइट्स और अपॉर्चुनिटीज हों। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसको 1950 में अपनाया गया, इस विजन की नींव रखी, फंडामेंटल राइट्स की गारंटी दी, सोशल जस्टिस को बढ़ावा दिया और डेमोक्रेसी के सिद्धांतों को स्थापित किया। शुरुआती साल इंटेंस नेशन बिल्डिंग के थे। गवर्नमेंट का फोकस की इंस्टीट्यूशंस को स्थापित करना, प्रिंसली स्टेट्स को इंटीग्रेट करना और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ग्राउंड वर्क तैयार करना था। चैलेंजेस बहुत बड़े थे, लेकिन लोगों की स्पिरिट नहीं टूटी। वो अपने और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए दृढ़ थे। आजादी के बाद से इंडिया का इकोनॉमिक जर्नी एक रिमार्केबल ट्रांसफॉर्मेशन रहा है। शुरुआती दशकों में फोकस सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी बनाने पर था। गवर्नमेंट ने सोशलिस्ट मॉडल अपनाया, जिसमें पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस और सेंट्रल प्लानिंग पर बहुत जोर दिया गया। हालांकि इस अप्रोच की अपनी लिमिटेशंस थीं, लेकिन इसने इंडस्ट्रियलाइजेशन की नींव रखी और पब्लिक इंस्टीट्यूशंस का एक विशाल नेटवर्क तैयार किया। 1960 के दशक के ग्रीन रेवोल्यूशन एक टर्निंग पॉइंट था। इसने मॉडर्न एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस की तरफ एक महत्वपूर्ण बदलाव को चिह्नित किया, जिससे फूड प्रोडक्शन में भारी वृद्धि हुई। इससे इंडिया न सिर्फ फूड ग्रेन्स में सेल्फ सफिशिएंट बना, बल्कि इसने रूरल डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ का रास्ता भी साफ किया। 1991 में इकोनॉमी का लिबरलाइजेशन एक और महत्वपूर्ण मोड़ था। दुनिया के लिए खुलने से इंडियन इकोनॉमी एक क्षमता सामने आई, जिससे तेजी से ग्रोथ हुई और ग्लोबलाइजेशन बढ़ी। आईटी इंडस्ट्री तेजी से बढ़ी, विदेशी निवेश आया और इंडिया ग्लोबल इकोनॉमी में एक प्रमुख प्लेयर के रूप में उभरा। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के इस दौर ने लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला और इंडिया को अपॉर्चुनिटी की भूमि में बदल दिया। आजादी के बाद से इंडिया की सोशल प्रोग्रेस भी उतनी ही रिमार्केबल रही है। गवर्नमेंट ने अपने नागरिकों को एम्पावर करने में एजुकेशन, हेल्थ केयर और सोशल जस्टिस के महत्व को पहचाना। स्कूल्स, कॉलेजेस और हॉस्पिटल्स के निर्माण में भारी निवेश किया गया। लिटरेसी रेट्स बढ़े और हेल्थ केयर तक पहुंच में काफी सुधार हुआ। अनटचेबिलिटी को खत्म करने, जेंडर इक्वालिटी को बढ़ावा देने और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज को एम्पावर करने के उद्देश्य से सोशल रिफॉर्म्स लाए गए। हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स को एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट में इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रदान करने के लिए रिजर्वेशन सिस्टम लागू किया गया। इन इनिशिएटिव्स का इंडियन सोसाइटी पर गहरा प्रभाव पड़ा है, सोशल बैरियर्स को तोड़ा है और एक अधिक इक्विटेबल सोसाइटी बनाई है। हालांकि ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। सभी के लिए क्वालिटी एजुकेशन, अफोर्डेबल हेल्थ केयर और सोशल जस्टिस सुनिश्चित करने में चुनौतियां अभी भी हैं। काफी प्रगति के बावजूद जेंडर इनइक्वालिटी बनी हुई है और कास्ट और रिलीजन के आधार पर भेदभाव इंडियन सोसाइटी को परेशान करता रहता है। सेक्शन 4, रीचिंग फॉर द स्टार्स। साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे बढ़ने की इंडिया की कोशिश इनोवेशन और सेल्फ रिलायंस के स्पिरिट को दर्शाती है। 1975 में अपना पहला सैटेलाइट आर्यभट्टा लॉन्च करने से लेकर स्पेस एक्सप्लोरेशन में एक लीडिंग प्लेयर बनने तक इंडिया ने स्पेस टेक्नोलॉजी में बहुत तरक्की की है। द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या ISRO ने अपने कॉस्ट इफेक्टिव
और इनोवेटिव स्पेस मिशंस के लिए दुनिया भर में पहचान बनाई है। स्पेस के अलावा इंडिया ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और न्यूक्लियर एनर्जी जैसे क्षेत्रों में भी काफी तरक्की की है। आईटी इंडस्ट्री का ग्रोथ बेहद ज्यादा रहा है, जिससे इंडिया एक ग्लोबल आईटी हब बन गया है। इंडियन साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स दुनिया के सामने अपनी पहचान बना रहे हैं और कटिंग एज रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अपना योगदान दे रहे हैं। इंडिया की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स ने न सिर्फ उसकी ग्लोबल स्टैंडिंग को बढ़ाया है, बल्कि उसके सिटीजन्स के जीवन पर भी सीधा प्रभाव डाला है। टेलीमेडिसिन से लेकर ई गवर्नेंस तक आम निवासी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल गवर्नमेंट और गवर्नड के बीच की दूरी को कम करने, सर्विस डिलीवरी में सुधार करने और सिटीजन्स को एम्पावर करने के लिए किया जा रहा है। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत की आर्थिक तरक्की की। हरित क्रांति से लेकर मेक इन इंडिया तक बहुत कुछ है जानने के लिए, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे इनिशिएटिव बात करते हैं खेतीबाड़ी की। 60 और 70 के दशक में भारत को खाने के बड़े संकट का सामना करना पड़ रहा था। फिर आई हरित क्रांति। ज्यादा पैदावार देने वाले बीजों, बेहतर सिंचाई और आधुनिक खेती के तरीकों से भारत ने अपने कृषि क्षेत्र में क्रांति ला दी। गेहूं और चावल का उत्पादन बढ़ गया और इनिशिएटिव बाद भारत अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बन गया। इस क्रांति ने न सिर्फ खेती का उत्पादन बढ़ाया, बल्कि देश भर के लाखों किसानों को भी ऊपर उठाया। अब बात करते हैं औद्योगिक विकास की। आजादी के बाद भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया, यानी सार्वजनिक क्षेत्र के इंडस्ट्रियों को बड़ी भूमिका मिली। लेकिन 80 के दशक के अंत तक ये साफ हो गया कि इस तरीके की भी अपनी सीमाएं हैं। फिर आया साल 1991 के आर्थिक रिफॉर्म्स। इन रिफॉर्म्सों ने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण पर जोर दिया। टैरिफ कम किए गए, इंडस्ट्रियों से नियम हटाए गए और भारत ने विदेशी निवेश के लिए दरवाजे खोल दिए। इस बदलाव ने एक नए युग की शुरुआत की और भारत को विश्व आर्थिक मंच पर पहुंचा दिया। अब चलते हैं आईटी सेक्टर की तरफ। 90 के दशक के मध्य से भारत का आईटी उद्योग तेजी से बढ़ने लगा। इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो जैसी कंपनियां घर घर में मशहूर हो गई। आईटी सेक्टर ने न सिर्फ लाखों रोजगार दिए, बल्कि भारत को सॉफ्टवेयर सेवाओं और आउटसोर्सिंग के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित भी किया। आईटी का उदय एक गेम चेंजर रहा है, जिसने भारत के जीडीपी और वैश्विक उपस्थिति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अंत में बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग की। 2014 में भारत सरकार ने मेक इन इंडिया पहल शुरू की। इसका लक्ष्य भारत को एक वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना, निवेश को बढ़ावा देकर, नवाचार को प्रोत्साहित करके और कौशल विकास को बढ़ाकर मेक इन इंडिया का उद्देश्य मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र को बढ़ावा देना और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को आकर्षित करना है। यह पहल रोजगार सृजन और संतुलित सेक्टरीय विकास के लिए बहुत जरूरी है। तो बस हो गई बात। हरित क्रांति से लेकर मेक इन इंडिया तक हर चरण ने भारत के आर्थिक परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। निरंतर नवाचार और कड़ी मेहनत से भारत की अर्थव्यवस्था का भविष्य इनिशिएटिव से भी ज्यादा उज्जवल दिखता है। आज हम एक मजेदार बात करेंगे। भारत कैसे तरक्की कर रहा है? शिक्षा, सेहत और गरीबी, इन सब में भारत ने कितनी छलांग लगाई है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं शिक्षा की। जब 1947 में भारत आजाद हुआ, उस समय सिर्फ 12% लोग पढ़े लिखे थे। सोचो जरा, ज्यादातर लोग अनपढ़ थे। लेकिन आज खुशी की बात यह है कि साक्षरता दर 77% से भी ऊपर पहुंच गई है। वाह, ये तो बड़ी कामयाबी है और इसका श्रेय जाता है शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट को। 2009 में इस कानून ने 6 से 14 साल के बच्चों के लिए मुफ्त और जरूरी शिक्षा पक्की कर दी। अब सेहत की बात करते हैं। 19 की
जिसमें भारत में लोगों की उम्र औसतन सिर्फ 32 साल होती थी, यानी लोग इतने ही साल जी पाते थे। लेकिन आज जिंदगी बढ़कर 70 साल से भी ज्यादा हो गई है। ये कैसे मुमकिन हुआ? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं ने ये कमाल कर दिखाया। इन योजनाओं ने स्वास्थ्य सेवाओं को सबकी पहुंच में ला दिया है और लोगों को बेहतर इलाज मुहैया कराया है। अब बारी है गरीबी मिटाने की। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी MGNREGA और प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी बहुत सी योजनाएं चलाई गई हैं। इनका मकसद है गरीब लोगों का जीवन बेहतर बनाना। MGNREGA ने गांवों में रोजगार के मौके बढ़ाए हैं और प्रधानमंत्री आवास योजना ने लाखों लोगों को पक्के घर का तोहफा दिया है। दोस्तों, ये सारी उपलब्धियां भारत की तरक्की की दास्तां सुनाती हैं। जो देश कभी शिक्षा, सेहत और गरीबी से जूझ रहा था, वो आज तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये सब हुआ है सही नीतियों और हम सबकी मेहनत से। आओ मिलकर इस तरक्की को और ऊंचाइयों तक ले जाएं और अपने देश को मजबूत से मजबूत बनाएं। धन्यवाद। इंडिया अब आगे बढ़ रहा है। सचमुच देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा अपग्रेड हो रहा है, खासकर ट्रांसपोर्टेशन में। नई हाईवेज शहरों और कस्बों को पहले से कहीं ज्यादा जोड़ रही है। गोल्डन क्वाड्रिलैटरल हाईवे प्रोजेक्ट जो 5,846 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा है, ये दिखाता है कि इंडिया मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कितना कमिटेड है। रेलवे जो इंडिया की लाइफलाइन है, उनमें भी बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। हाई स्पीड ट्रेन आ रही हैं, जिससे ट्रैवल टाइम बहुत कम हो रहा है। पूरे देश में वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज वाले मॉडर्न रेलवे स्टेशन बनाए जा रहे हैं। इंडिया का एविएशन सेक्टर भी नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है। नए एयरपोर्ट्स बनाए जा रहे हैं और पुराने एयरपोर्ट्स को बड़ा और मॉडर्न बनाया जा रहा है। इससे लाखों इंडियंस के लिए एयर ट्रैवल और ज्यादा आसान और कन्वीनियंट होता जा रहा है। इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एक रिलायबल और सस्टेनेबल एनर्जी सप्लाई बहुत जरूरी है। देश ने एनर्जी प्रोडक्शन में बहुत तरक्की की है। कोल और हाइड्रो पावर जैसे ट्रेडिशनल सोर्सेज अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं, लेकिन इंडिया अब रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की तरफ भी बढ़ रहा है। सोलर पावर एक बहुत जरूरी फोकस एरिया है। देश भर में बहुत बड़े बड़े सोलर पार्क्स बनाए जा रहे हैं जो सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करते हैं। विंड एनर्जी एक और एरिया है जहां इंडिया तरक्की कर रहा है। यहाँ कोस्ट लाइन्स और विंडी रीजन्स में विंड फार्म्स दिखाई देते हैं। क्लीनर एनर्जी सोर्सेज की तरफ ये बदलाव इंडिया की एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है। इंडिया तेजी से अर्बनाइज हो रहा है। सिटीज इकोनॉमिक ग्रोथ के इंजन्स हैं जो इन्वेस्टमेंट और टैलेंट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। मॉडर्न मेट्रो रेल सिस्टम्स ट्रैफिक कंजेस्शन को कम कर रहे हैं और कन्वीनियंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। हाई राइज बिल्डिंग्स अर्बन लैंडस्केप को बदल रहे हैं। गवर्नमेंट का स्मार्ट सिटीज मिशन एक और एम्बिशियस इनिशिएटिव है। इसका एम ऐसे सिटीज डेवलप करना है जो सस्टेनेबल, टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड और सिटीजन सेंट्रिक हों। डेमोक्रेसी की नींव इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम। इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है। यहाँ एक वाइब्रेंट पॉलिटिकल सिस्टम है जिसका इतिहास बहुत पुराना और समृद्ध है। लोकल विलेजेस से लेकर नेशनल पार्लियामेंट तक हर लेवल पर रेगुलर इलेक्शंस होते हैं। इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है जहाँ अलग अलग विचारधाराओं को रिप्रेजेंट करने वाली बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन सभी सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट्स देता है। यह फ्रीडम ऑफ स्पीच, रिलीजन और असेंबली सुनिश्चित करता है। न्याय को बरकरार रखना द रोल ऑफ द इंडियन जुडिशरी रूल ऑफ लॉ को बनाए रखने और सिटीजन्स के राइट्स की रक्षा करने में बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाती है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया देश की सबसे बड़ी अदालत है। इसकी इंडिपेंडेंस और जुडिशियल एक्टिविज्म की एक लंबी परंपरा रही है। जुडिशरी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज के राइट्स की रक्षा करने और सोशल जस्टिस को बनाए रखने में बहुत महत्वपूर्ण रही है। LGBTQ+ राइट्स, प्राइवेसी और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन जैसे इश्यूज पर बहुत से लैंडमार्क जजमेंट्स दिए गए हैं। वर्ल्ड स्टेज पर इंडिया ग्लोबल प्रोग्रेस के लिए एक पार्टनर। इंडिया एक उभरती हुई ग्लोबल पावर है।
इंटरनेशनल अफेयर्स में इसका रोल बहुत ज्यादा बेआशा रहा है। इंडिया मल्टीलैटरलिज्म और रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर का बहुत बड़ा सपोर्टर है। इंडिया यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और G20 जैसे की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का एक्टिव मेंबर है। ये ब्रिक्स का भी फाउंडिंग मेंबर है, जो मेजर इमर्जिंग इकोनॉमीज का एक ग्रुप है। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी शांति, नॉन अलाइनमेंट और कोऑपरेशन के सिद्धांतों पर आधारित है। क्लाइमेट चेंज, टेररिज्म और पॉवर्टी जैसी ग्लोबल चैलेंजेस से निपटने के लिए ये देश अपने पार्टनर्स के साथ काम करने के लिए कमिटेड है। चलिए बात करते हैं कि ISRO के चंद्रयान और मंगलयान को इतना खास क्या बनाता है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी ISRO ने इंडिया को स्पेस में धांसू काम करने वाले देशों की लिस्ट में ला खड़ा किया है। चंद्रयान ने चांद को एक्सप्लोर किया और मंगलयान तो पहले ही अटेम्प्ट में मंगल ग्रह तक पहुंच गया। इस तरह इंडिया ने पूरी दुनिया को अपनी साइंटिफिक ताकत दिखा दी। लेकिन बात सिर्फ स्पेस की नहीं है, इंडिया एक जिम्मेदार न्यूक्लियर पावर भी बन गया है। हमने नो फर्स्ट यूज पॉलिसी अपनाई है और साथ ही न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में भी तरक्की कर रहे हैं। और भूलना मत कि फार्मास्यूटिकल्स, बायोटेक्नोलॉजी और डिजिटल टेक्नोलॉजी में तो इंडिया ने कमाल कर दिया है। इन्हीं इनोवेशन ने इंडिया को ग्लोबल लीडर बनाया है। कुछ चैलेंज तो अभी भी हैं, जैसे इकोनॉमिक इनइक्वालिटी और पर्यावरण की सुरक्षा। लेकिन सोशल रिफॉर्म्स और एजुकेशन में लगातार हो रही तरक्की के साथ भविष्य सितारों की तरह चमकदार दिख रहा है। तो अगली बार जब रात में आसमान की तरफ देखो तो याद रखना, इंडिया वहां भी अपना नाम रोशन कर रहा है। फील द प्राइड, साइंस लवर्स, फील द गीकी। द अनफिनिश्ड एजेंडा। आजादी के बाद से इंडिया का सफर रिमार्केबल प्रोग्रेस और रेजिलियंस से भरा रहा है। हालांकि देश अभी भी कई चुनौतियों से जूझ रहा है। पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, करप्शन और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन अभी भी बड़ी चिंताएं बनी हुई हैं। अमीर और गरीब के बीच की खाई बढ़ती जा रही है और हेल्थ केयर, एजुकेशन और सैनिटेशन जैसी बेसिक सर्विसेज तक पहुंच लाखों लोगों के लिए एक चुनौती बनी हुई है। करप्शन विकास में एक बड़ी बाधा बनी हुई है, जो पब्लिक ट्रस्ट को कम करती है और इकोनॉमिक ग्रोथ में बाधा डालती है। तेजी से हो रहे इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन से बढ़ रही एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इंडिया के सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एक गंभीर खतरा है। क्लाइमेट चेंज का असर अब दिखने लगा है, जिससे ज्यादा नेचुरल डिजास्टर्स और पानी की कमी हो रही है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए एक मल्टी प्रोन्ड अप्रोच की जरूरत है, जिसमें मजबूत पॉलिटिकल विल, इफेक्टिव गवर्नेंस और एक्टिव सिटीजन पार्टिसिपेशन शामिल हो। गवर्नमेंट ने इन इश्यूज से निपटने के लिए कई इनिशिएटिव्स लिए हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है। देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार तक जिज्ञासु बने रहें और सीखते रहें।